हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फेलो बायोलॉजी नीट। अगर आप अब तक जुड़े हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अक्टूबर का महीना चल रहा है ये, और शायद आप अक्टूबर में देखते रहेंगे। नवरात्रि आने को है, गरबा शुरू हो जाएगा बेटा। सिर्फ एक बात बोलूँगा कि इस साल मत खेलना। क्यों नहीं खेलना? क्योंकि आने वाले सालों में हमें बहुत अच्छी जगह और अच्छे लोगों के साथ गरबा खेलना है, तो इस साल में एरिया का गरबा त्यागना पड़ेगा। जिस समय मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर वो 3 के आसार लग रहे हैं, पर दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। गरबा आए, दिवाली आए, न्यू ईयर आए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अक्टूबर का महीना चल रहा है, बताओ। नवरात्रि, दिवाली, न्यू ईयर, बोर्ड एग्ज़ाम, नीट, ये 5 स्टेप में तुम्हारा जो समय है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसका बर्थडे आने वाला रहेगा तो एक आध बर्थडे, नेट्स इट। तो ज़रा सा सेक्रीफाइस कर लो ये सारे फेस्टिवल्स को इस साल, जस्ट बिकॉज आने वाले फेस्टिवल्स हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने हैं। इसको ध्यान में रखिए। ठंडी का मौसम आ रहा है, ठंडी में सोने को बहुत मज़ा आता है, मुझको भी, हम सबको बहुत मज़ा आता है ठंडी में सोने। पर बेटा, ये ठंडी जो चीज़ है ये कभी भी अकेले बिताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? आप ठंडी कभी अकेले नहीं बिताते। ज़्यादा मत मुस्कुराओ। हम ठंडी बिताते हैं पहाड़ों के साथ, नदियों के साथ, मैगी के साथ, चाय के साथ। अगर आपको वो ठंडी बितानी है तो इस बार की ठंडी आपको किताबों के साथ बितानी पड़ेगी बेटा। ज़्यादा मुस्कुराते नहीं है ये सब बातों पर इसको गांठ बांध लो कि ठंडी जो है कभी अकेले बिताई नहीं जाती। अगर आप ठंडी अकेले बिता रहे हो तो आप जीवन में बहुत चीज़ मिस कर रहे हो बेटा, ये बात मेरी आप समझ लो। खैर, इस ठंडी को हम किताबों के साथ बिताएंगे, और आने वाले ठंडी को हम पहाड़ के साथ, हम नदियों के साथ, हम मैगी के साथ, हम चाय के साथ बिताएंगे। दुनिया बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत दुनिया आप तभी देख पाओगे जब आप अपने काम से खूबसूरत बनोगे। तो आप ये ठंडी को किताबों के साथ बिताओ, कम सो, और समय से सो। कम सोने का मतलब ये है कि आप अपना नींद 4 घंटे का मत कर दो, स्लीप 6 to 7 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं। और अपनी ठंडियाँ इस साल किताबों के साथ और आने वाले साल पहाड़ों और नदियों के साथ बिताना, ठीक है? तो हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, वापस से आते हैं टॉपिक पर। एवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं। एवोल्यूशन में हमने अब तक पढ़ा क्या है? हमने एवोल्यूशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एवोल्यूशन समझा था, हमने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी समझी थी। हम जब ब्रह्मांड को बना रहे थे तो हमने देखा था कि ब्रह्मांड कैसे बना था। हमने देखा था कि ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी से बना था। जॉर्ज लिमिटरी साहब ने हमें बताया था कि 20 बिलियन ईयर्स पहले ब्रह्मांड बन चुका था। फिर हमने ब्रह्मांड में धरती को बनाया था, धरती में हमने एटमॉस्फेयर को बनाया था। एटमॉस्फेयर के जो प्रिमिटिव कंडीशन थे, एक एक करके हमने उसको समझे थे। उस प्रिमिटिव कंडीशन में कैसे कैसे करके एटम मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बने, ये हमने देखा था। और उसके बाद उस धरती पर लाइफ कैसी आई, इसको हमने देखा था। लाइफ आने के बहुत सारी थियरीज थी बेटा, हमने बहुत सारे थियरीज को देखा था और उसको हमने समझा था, और जो हमें लॉजिकल नहीं लगी थी हमने उसको रिजेक्ट किया था। जो सबसे एक्सेप्टेबल थियरी थी वो थी बेटा थियरी ऑफ प्राइमरी बायोजेनेसिस, दैट वाज गिवन बाय ओपेरन एंड हेल्डेन, ठीक है? उस थियरी के 2 पार्ट थे, एक तो केमिकल एवोल्यूशन, एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में उसको सूट समेत से एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। हमने ये भी समझा बेटा कि प्राइमरी बायोजेनेसिस होता था तो आज क्यों नहीं होता, हमने उसको सब कर लिया है। मोटा बात ये है बेटा, ब्रह्मांड बन चुका है, ब्रह्मांड में धरती बन चुकी है, धरती में पहला लाइफ बन चुका है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो बोला है, दिस इज़ द फर्स्ट लाइफ। ये फर्स्ट लाइफ कैसे बना बेटा? ये फर्स्ट लाइफ बना है प्राइमरी बायोजेनेसिस से। प्राइमरी बायोजेनेसिस आपको समझ में आता होगा, अगर नहीं समझ रहा तो आप अपने इसके पहले के लेक्चर्स देख लीजिए, वहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है? अब हम यहाँ तक पहुँच गए, ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मांड में धरती बन गई, धरती में एटमॉस्फेयर बन गया, वहाँ पर ज़िंदगी बन गई, है ना? बाय थियरी ऑफ प्राइमरी बायोजेनेसिस 2 पार्ट है, केमिकल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। हमने स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट समझा, हमने सब चीज़ें देख ली है बेटा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने छोड़ा है, तो टेक्स्ट बुक में नहीं है।
सिर्फ उसका झलक है या नीट में कभी उसको पूछा गया है तो हमने उसको भी कवर किया है। अर्ली मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, कैसे था वो, कैसे समय के साथ बदलता गया, हमने सब कवर किया है ना। तो हमने बहुत डिटेल स्टडी करते हुए यहाँ तक आए हैं। आगे हम बढ़ते हैं और हम आगे कहानी बनाते हैं कि ये पहले लाइफ से जो ये पहला लाइफ बना है आज तक जो ये पहले लाइफ बना है ये वाला, इससे बहुत सारी लाइफ बनी। आज जब हम धरती के आसपास देखते हैं तो हमें जीवन दिखते हैं और जीवन के प्रकार दिखते हैं। जीवन और जीवन का प्रकार यानी कि क्या, हमें लाइफ दिखती है और लाइफ को फॉर्म्स दिखते हैं बेटा। लाइफ एंड लाइफ फॉर्म, सिर्फ मैं और तुम इंसान नहीं है, हमारे आसपास बहुत सारे जानवर हैं, उन जानवरों के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, यानी कि जितने भी फ्लोरा एंड फौना है ये लाइफ है और लाइफ के प्रकार है। इस एक लाइफ से इतनी सारी लाइफ कैसे बनी, इस कहानी का नाम है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मैं वापस से कहता हूँ, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन सिंपल टर्म्स में कहूँ तो इस एक लाइफ से जो इतना सारा बायोडाइवर्सिटी आज हमारे सामने बना है उसकी कहानी है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय डार्विन्स डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन का मतलब ये बेटा कि आज जो मैं हूँ मेरे अंदर कुछ रूपांतर होंगे, मेरे अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होगा और मुझसे एक नया जीव आएगा या नया स्पीशीज़ बनेगी, उसको कहते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। ठीक है, और इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अरे बेटा एम आई क्लियर, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, इस थियरी के हिसाब से, इस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के हिसाब से ये जो इतने सारे आज हमारे सामने लाइफ और लाइफ के फॉर्म्स हैं, जो इतने सारे बायोडाइवर्सिटी है, ये इस एक लाइफ में मॉडिफिकेशन की वजह से आई है ना। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन यही कहती है कि इस एक लाइफ में जो सबसे पहला बना था उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुए और उस मॉडिफिकेशन से उसके अलग अलग रूप बने और फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए, उसके अलग अलग रूप बने, फिर उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो, उसके अलग अलग रूप बने और आज हमारे सामने इतना बड़ा बायोडाइवर्सिटी है। ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहता है। ठीक है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ने से पहले हम पहले ये तो देखिए, इसको तो समझ लें कि ये जो आप कहानी बोल रहे हैं क्या एक्चुअली में हुआ है। मालूम पड़ा हमने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ लिया और वहाँ पर बाद में इसको पढ़ने के बाद किसी ने आकर हमसे कहा कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है, तो पूरी की पूरी मेहनत बेकार जाएगी, है ना। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, इसको पढ़ने से पहले हम ये तो देख लिए कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या सही में हुआ है, और वो कैसे मालूम चलेगा, जब हम एविडेंसेस पढ़ेंगे। जब हम एविडेंसेस पढ़ लेंगे, जब हम समझ लेंगे कि हाँ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है, फर्स्ट लाइफ में मॉडिफिकेशन होते 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 आज इतना सारा जो है डाइवर्सिटी बना है। एक बार उसको इसका एविडेंस मिल गया, इसके पुख्ता सबूत मिल गया, तब जा करके मैं ये कह पाऊँगा कि हाँ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। और उसके बाद जा करके हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के थियरीज पढ़ेंगे। पर उस थियरीज तक पहुँचने से पहले वी हैव टू सी द एविडेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। सही, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के एविडेंसेस पढ़ने से हमें ये मालूम चलेगा कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन सही में हुआ है और हम सही दिशा में जा रहे हैं। सबसे पहला एविडेंस यहाँ पे लिखा है बेटा पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। क्या लिखा है, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, है ना। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस जो है इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ठीक है, ये जितने भी हम यहाँ पर एविडेंस पढ़ने वाले हैं, बेटा ये सारी की सारी एक चीज़ की तरफ इशारा करेंगे और वो रहेगा कॉमन एंसेस्ट्री। तो वापस से कहता हूँ, हम जितने भी यहाँ पर एविडेंस पढ़ने वाले हैं ये एक चीज़ की तरफ इशारा करेंगे और वो रहेगा कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री मतलब क्या, ये एक स्पीशीज़ है, हमने इसको स्टडी किया। इसकी स्टडी करने के बाद मुझे मालूम चला कि ये एक स्पीशीज़ मुझसे ही आया है। ये कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। जब मुझे कॉमन एंसेस्ट्री मिलती जाएगी तो मैं कहूँगा ना कि ये सारी की सारी किसी एक में मॉडिफिकेशन की वजह से आई है, किसी एक की वजह से आई है। अरे ये और नो बेटा, है ना। जिस दिन आपको एविडेंस में कॉमन एंसेस्ट्री नहीं मिला, समझ जाना कि आप गलत जा रहे हैं। मैं आपको जितने भी एविडेंस पढ़ाऊँगा, मैं आपको हर एक एविडेंस के कंक्लूजन में ये दिखाऊंगा कि दिस ऑल एविडेंस इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, तो शुरू करता है। सबसे पहले एविडेंस है जिसका नाम है पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, है ना। पैलेंटियोलॉजी क्या है,
पैलेंटियोलॉजी है स्टडी ऑफ फॉसिल, है ना। स्टडी ऑफ फॉसिल को हम कहते हैं पैलेंटियोलॉजी। अब फॉसिल क्या है, फॉसिल बनते कैसे हैं, उस पर हम ज़रा सा समय देंगे, है ना। कोई आपको बताएगा नहीं, पर मैं आपको बताऊंगा कि फॉसिल बनते कैसे हैं, आखिर फॉसिल है क्या, और इस फॉसिल की स्टडी से हमें मालूम कैसे चलता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। सब हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैलेंटियोलॉजी क्या है, पैलेंटियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है इम्प्रेशन, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या, इम्प्रेशन और रिमेन्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन रॉक्स। इम्प्रेशन और रिमेन्स, इम्प्रेशन मतलब क्या बेटा, इम्प्रेशन मतलब निशान, इम्प्रेशन मतलब निशान, और रिमेन्स मतलब निशानी, और रिमेन्स का मतलब निशानी, है ना। इम्प्रेशन मतलब निशान और रिमेन्स का मतलब होता है निशानी, ठीक है। अगर समझो ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जब मैं यहाँ पर लाइफ फॉर्म्स कह रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पर जानवर, पेड़ पौधे, पोलन, सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़ूलॉजी के हिसाब में बात कर रहा हूँ, तो मैं एनिमल्स बार बार कहूँगा, पर आप इसको सिर्फ यहाँ पे लाइफ फॉर्म समझना। किसी दिन मुझको घूमते टहलते डायनासोर का फुटप्रिंट मिल गया, तो मेरे लिए वो भी एक क्या है, मेरे लिए वो भी एक फॉसिल है। किसी दिन मुझको घूमते टहलते एक बहुत पुराने पत्ते का निशान मिल गया, तो मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए वो फॉसिल है। किसी दिन मुझको घूमते टहलते एक बहुत पुराने पत्ते का पोलन मिल गया, मेरे लिए वो क्या है, मेरे लिए वो फॉसिल है ना। पोलन का मिलना ये एक निशान है बेटा, डायनासोर के फुटप्रिंट का मिलना ये एक निशानी है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच रही है। पोलन आपको पता है, पोलन अगर आपने पढ़ लिया होगा तो एक्सैन इंडाइन से बनता है। एक्सैन किससे बनता है, एक्सैन बनता है स्पोरोपोलिनिन से, और स्पोरोपोलिनिन इट इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो कभी भी डिग्रेड नहीं होता। मुझको वो पोलन नहीं मिला तो मैं कहूँगा कि वो क्या है, वो एक पोलन, वो एक फॉसिल है, ठीक है। आगे लिखा है फाउंड इन रॉक्स। क्या फॉसिल सिर्फ और सिर्फ रॉक में मिलेंगे, वेस्ट कॉमनली रॉक में मिलते हैं, पर फॉसिल तो बेटा आइस में भी मिलता है। आपने मूवी देखे रहेगी आइस एज, है ना, आइस में फॉसिल मिलता है। और मजे की बात यह है कि आइस का जो फॉसिल होता है वो सबसे बेस्ट फॉसिल होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ हार्ड पार्ट्स मिलेंगे, जो पार्ट हार्ड रहेंगे ना वही मिलेंगे। हार्ड से मेरा मतलब ये है कि स्केलेटन मिलेगा, आपको नेल्स मिलेंगे, आपको ट्रंक मिलेगा, बाकी जो सॉफ्ट पार्ट है वो तो डिकम्पोज हो जाएगा। पर आपको आइस में एकदम सॉफ्ट पार्ट के साथ पूरा ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा नहीं, ठंडा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बट मोस्ट कॉमनली क्योंकि ये रॉक से मिलता है तो हमने यहाँ पर रॉक लिखा है, ठीक है। शायद मैंने क्लियर कर दिया कि फॉसिल क्या होता है। फॉसिल दिस आर द इम्प्रेशन और रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। मैं यहाँ पर लाइफ फॉर्म्स कह रहा हूँ, यहाँ पर पत्ता का निशान मिलना, एक बहुत बड़ा स्टेम मिलना, एक पोलन मिलना, ये भी एक फॉसिल है। पर क्योंकि मैं जियोलॉजी के एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ तो मैं बार बार एनिमल टर्म में यूज़ करूँगा, ठीक है। बढ़िया, हमने ये फॉसिल समझ लिया, फॉसिल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि फॉसिल बनता कैसे है, या फॉसिल आखिर बना कैसे है ना। ये फॉसिल आखिर बना कैसे, ये मैंने यहाँ पर एक अर्थ बनाया, आपको दिख रहा है अर्थ, ये मैंने यहाँ पर एक अर्थ बनाया है ना। आज मैं क्या करूँगा बेटा, आज मैं इस लेक्चर में करूँगा क्या, इस लेक्चर में मैं गहरे गहरे समंदर को बड़े बड़े ऊंचे चट्टान बना दूंगा, और बड़े बड़े ऊंचे चट्टान को गहरे गहरे समंदर बना दूंगा आपके सामने। अभी क्या, गहरे समंदर को मैं बड़े ऊंचे चट्टान बना दूंगा, और बड़े ऊंचे चट्टान को मैं समंदर बना दूंगा। आओ साथ में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बारिश हो रही है, क्या हो रही है बेटा, बारिश। और बारिश हो रही है तो बारिश के पानी नदियों के साथ आकर कहाँ जमा हो गए, आकर जमा हो गए ओशन में। अरे बेटा यस और नो, है ना। और मैं यहाँ पर पानी जमा कर रहा हूँ, दिखता तुमको, ये देखो ये पानी जमा हो रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये पानी आ रहा है इस पूरे पृथ्वी के नदियों से। नदी कहाँ खुलती है बेटा, नदी खुलती है समंदर में, ठीक है। जब उस नदी के पानी के साथ, नदी के साथ जो पानी है नदी का उस समंदर में गिरेगा, तो उस पानी के साथ क्या आएगा, उस पानी के साथ आएगा बेटा बहुत सारी मिट्टी। ये जो मैं यहाँ पर काला काला नीचे सतह पे बना रहा हूँ समुद्र के, ये क्या है, ये बहुत सारी मिट्टी आई है ना, जो किसके साथ आई है मेरे बेटे, जो आई है उस नदियों के पानी के साथ। अरे पक्का, ठीक है।
बारिश और होगी, नदियों का पानी और बढ़ेगा, और नदी के पानी के साथ साथ और भी ज़्यादा क्या आएंगे, और भी ज़्यादा आते जाएंगे मिट्टी। अरे बेटा यस और नो, और भी ज़्यादा मिट्टी आती रहेंगी, मिट्टी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ठीक है, पानी का बहाव कब रुकेगा बेटा? पानी का बहाव तो कभी भी नहीं रुकेगा, है ना। पानी के साथ साथ और मिट्टी आएगी। अभी ये जो ऊपर की मिट्टी है, ये जो ऊपर की मिट्टी है, ये नीचे की मिट्टी पे क्या लगाएगी बेटा? ये नीचे वाले मिट्टी पर लगाएगी प्रेशर। अरे यस और वो, ये नीचे वाले मिट्टी पर लगाएगी प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से, इस भीषण प्रेशर की वजह से ये जो नीचे का मिट्टी है, ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा रॉक। ये बन जाएगा क्या? रॉक। अरे गार्डन के अंदर जब मिट्टी रहती है और जब उसको बार बार पुतते हैं तो मिट्टी हार्ड हो जाती है। वैसे ही ये बहुत समय तक इसके ऊपर इतना प्रेशर की वजह से ये जो नीचे का जो मिट्टी है, जो जमाने में मिट्टी हुआ करता था, अब उस प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा? अब वो हो जाएगा रॉक। और इसी को हम कहते हैं क्या बेटा? सेडिमेंट्री रॉक। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और आप कभी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा कि फॉसिल्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये तो वो मिट्टी यहाँ पर आके जमा हो रही है ना, इसको हम कहते हैं सेडिमेंट, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटा। स्ट्रेटा वही वाला स्ट्रेटा इकोलॉजी वाला, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, ये सेडिमेंट है, यही स्ट्रेटा है, यही लेयर है ना। इसके 2-3 नाम है, मैं लिख देता हूँ। इसको हम सेडिमेंट कहते हैं, इसको हम स्ट्रेटा कहते हैं, और इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं लेयर। और इसके वजह से जो रॉक बनता है, इसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अरे बेटा एम आई क्लियर? ठीक है, ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, मैं यहाँ पर तुमको 2, 5, 6, 10 मिनट में बता रहा हूँ, पर ये करोड़ों सालों का, मिलियन ऑफ ईयर्स का प्रोसेस है बेटा, है ना। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, पानी और आएगा समंदर में। जब पानी और आएगा तो उस पानी के साथ और बहुत सारे मिट्टी आएंगे। अरे बेटा यस और नो, उसमें और बहुत सारी मिट्टी आएगी। जितनी मिट्टी आती जाएगी उतना नीचे का जो मिट्टी एक जमाने में वो करता था, वो पत्थर बनते रहेगा। अरे यार, मैं यहाँ पर तुमको क्या बता रहा हूँ? मैं यहाँ पर तुमको बता रहा हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक बनते कैसे हैं। ठीक है, पानी और आएगा, पानी के साथ और मिट्टी आएगी, मिट्टी के साथ ये और नीचे आता जाएगा, और जो नीचे का मिट्टी है वो पत्थर बनता जाएगा, बिकॉज ऑफ ऊपर वाले पानी और मिट्टी का प्रेशर। अरे यस और नो? ठीक है, ये पानी आ कहाँ से रहा है? ये पानी आ रहा है नदियों से। तो पानी आ रहा है नदियों से। नदी के आसपास आपको पता होगा कि जीव जंतु, ह्यूमन सिविलाइजेशन, जितने भी प्राणी मात्र हैं, कहाँ रहते हैं? ये नदी के आसपास रहते हैं। जहाँ पर पानी है आपको ये वहीं पर मिलेंगे, है ना। पानी हमको चाहिए होता है, जहाँ पर नदी होती है वहीं पर बसेरा होता है। तो नदियों के आसपास बहुत सारे जानवर रहते होंगे। अगर जानवर रहते होंगे तो कभी ना कभी वो मरते होंगे, और अगर वो मरेंगे तो कभी ना कभी बेटा वो पानी के साथ वहाँ बहते वो इस समुद्र में आ गिरेंगे। अरे यस और नो? ये उस समंदर में आ गिरेंगे। मान के चलो कि कुल मिला के मर रहे हैं, और मरने के बाद ये समुद्र में आ रहे हैं, है ना। कोई उसको मार रहा है, कहीं वो पानी से बह जा रहा है, कहीं वो गिर के पानी में गिर जा मर के पानी में गिर जा रहा है। कुल मिला के ये बहते कहाँ पर आ रहे हैं? बहते आ रहे हैं समुद्र पर, है ना। उस पानी के साथ ये बहते समुद्र में आएगा। ये जो मैंने बनाया है बेटा, ये मैंने क्या बनाया है? ये मैंने उस मरे हुए जानवर का हार्ड पार्ट बनाया है, जिसको मैंने यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम में कह देता हूँ। ये उस मरे हुए जानवर का हार्ड पार्ट है। ठीक है, क्या सिर्फ ये आएगा? नहीं, उसके साथ बहुत सारी मिट्टी आएगी। अरे ऐसा और ये देखो बहुत सारी मिट्टी। ठीक है, ये बहुत सारी मिट्टी आ रही है, और इस मिट्टी के प्रेशर की वजह से नीचे वाला मिट्टी क्या बन रहा है? नीचे वाला मिट्टी बन रहा है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये हो गया। फिर और पानी आएगा, और जानवर आएंगे, है ना। उस जानवर के साथ साथ और मिट्टी आएगी। ठीक है, ये देखो, और जो नीचे वाला मिट्टी था वो इस प्रेशर की वजह से क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मेरे बेटे रॉक। अरे ऐसा और नो? और पानी आएगा, और पानी के साथ और मिट्टी आएगी, और जानवर आएंगे, है ना। और ये जमा होते जाएगा, जो मैं जमा कर रहा हूँ, दिख रहा है सर? इट विल टेक टाइम बेटा, है ना। ये करोड़ों साल का प्रोसेस है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और नदी आएगी, और फॉसिल आएंगे, मरे हुए जानवर आएंगे उसके साथ,
है ना, और मिट्टी आएगी और मिट्टी आएगी, दबते रहेगा और एक टाइम के बाद बेटा ये समंदर क्या बन जाएगा, ये समंदर बन जाएगा चट्टान। ये समंदर बन जाएगा क्या, ये समंदर बन जाएगा चट्टान। जो एक समय पर एक गहरा समंदर था वो आज एक क्या बन गया है, वो आज एक चट्टान बन गया है। चट्टान तुम माउंटेन मत समझना, जिस पर तुम बैठे हो वो भी क्या है, वो भी एक चट्टान ही है, ठीक है। तो ये एक समय में बहुत गहरा समंदर था और अब क्या बन गया है, अब एक चट्टान बन गया है। अब तुम सोचोगे पानी कहाँ गया, है ना, अब तुम सोचोगे कि पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया बेटा। ये देखो अभी वो सिलेबस से हटी है, पर थियरी ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट के हिसाब से कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुआ रहेगा, है ना, और कहीं और का जो लैंड मास है वो टूटा रहेगा और उसके टूटने की वजह से सारा का सारा पानी यहाँ चले गया रहेगा, है ना। पानी की चिंता मत करो। जो एक समय पर एक बहुत बड़ा चट्टान था आज वो क्या बन गया है, आज वो समंदर बन गया है। जो एक समय पर बहुत गहरे समंदर था आज वो क्या बन गया है, आज एक चट्टान बन गया है। और इसके साथ हमने क्या देखा, इसके साथ हमने ये देखा कि जो फॉसिल है ये बनता कैसे है ना, ये कुछ इस तरीके से बनता है जो तुम्हारे आंखों के सामने है ना, ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा, यहाँ तक क्लियर है। पानी पी लेते हैं। फॉसिल बनता कैसे है, सेडिमेंटरी रॉक बनती कैसी है, गहरे समंदर चट्टान कैसे बनता है, चट्टान गहरे समंदर कैसे बनता है, ये सब हमने अभी देखा है, ठीक है। पर ये सब कहानी क्यों और ये सब कहानी से कॉमन एंसेस्ट्री कहाँ मिल रहा है, आओ देखते हैं। जब मैं खोदूंगा, जब मैं यहाँ पर खोदूंगा, जब मैं यहाँ पर खोदूंगा, जब मैं खोदूंगा और जब मैं खोदूंगा मुझको यहाँ पर कुछ फॉसिल मिलेंगे और मुझको यहाँ पर कुछ फॉसिल मिलेगा। यहाँ पर मुझे गधे का फॉसिल मिला और यहाँ पर मुझको घोड़े का फॉसिल मिला, ठीक है। उस फॉसिल को मैंने देखा, उस फॉसिल को देखने के बाद मुझे इसके भी हड्डियों में फीमर दिखा और इसके भी हड्डियों में फीमर दिखा। हाँ, हालांकि वो सेम फाइलम के है, हालांकि वो वर्टिब्रेट है, पर स्पीसीज तो अलग अलग है ना। इसके भी बॉडी में फीमर दिखा, इसके भी बॉडी में फीमर दिखा, है ना। मतलब क्या, ये जो फीमर है ये बना किसके वजह से है, ये बना प्रोटीन की वजह से। और प्रोटीन किसके वजह से बना है, वो प्रोटीन बना है आरएनए की वजह से। वो आरएनए किसके वजह से बना है, वो आरएनए डीएनए की वजह से बना है। अरे बेटा, जब इसमें फीमर है, जब इसमें फीमर है तो कभी न कभी उनका जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं सेव हुआ होगा और वही डीएनए आज इसमें गया है और वही डीएनए आज इसमें गया है। उस डीएनए में कुछ तो मॉडिफिकेशन हुआ तो जो आज ये गधा बन गया है, तो जो आज ये घोड़ा बन गया है। पर कभी ना कभी तो यार इसका एंसेस्टर कॉमन रहा होगा, तभी तो इसमें भी फीमर है उसमें भी फीमर है। अरे बेटा, यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है तुमको क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, है ना। अरे यस और नो यार, ठीक है, बढ़िया। ये जो फॉसिल है, ये जो फॉसिल है, इसके स्टडी से हमें मालूम चल रहा है कि ये कॉमन एंसेस्टर है, ये कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर से ही आया है, इनके और इनके कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। ये फॉसिल कितना पुराना है, फॉसिल कितना पुराना है, इसकी स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग। आपने सुना होगा, है ना। जो फॉसिल मिलता है उसकी हम कार्बन डेटिंग करते हैं और उसके कार्बन डेटिंग के करने के बाद हमें मालूम चलता है कि 10 बिलियन साल पुराना है, 5,000 साल पुराना है, ठीक है। तो उसी फॉसिल के हम करते हैं कार्बन डेटिंग। अभी सिलेबस में नहीं, पहले वो करता था, या तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाता होगा कार्बन डेटिंग, है ना। उससे हमें मालूम चलता है कि ये फॉसिल कितना पुराना है, ठीक है। तो हमने देखा कि फॉसिल से हमें कॉमन एंसेस्टर मालूम चल रही है ना। एनसीईआरटी में एक लाइन है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट्स विद द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसको अब हम समझने जा रहे हैं, एक एक लाइन समझाऊंगा बेटा, एक एक लाइन, है ना। चलो आओ, अब मैं करूँगा क्या, खुदाई। अब मैं करूँगा खुदाई और मैंने यहाँ पर खोदा। जब मैंने यहाँ पर खोदा, ठीक है, जब मैं खोदते खोदते गया तो मुझको फॉसिल मिलेगा, है ना। पर जब मैं खोदूंगा और मैं यहाँ देखूंगा और मैं यहाँ देखूंगा तो मुझको यहाँ पर और यहाँ पर क्या दिखेगा, मुझको यहाँ पर दिखेगा अर्थ का लेयर,
अरे यार, अर्थ के क्रस्ट का लेयर दिखेगा ना जब मैं खोदूंगा, और मैं जब नीचे जाऊंगा तो मुझको यहाँ पर फॉसिल मिलेगा। पर मैं जब यहाँ देखूंगा और जब मैं यहाँ देखूंगा, आई विल सी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, एंड द स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज जियोलॉजी। अरे यस और नो, द स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज जियोलॉजी। ठीक है, बढ़िया। जब मैं कूदते कूदते यहाँ पर आया, कहाँ पर, इस जगह पर, जब मैं कूदते कूदते इस जगह पर आया, है ना, तो मुझको यहाँ पर क्या मिला, मुझको यहाँ पर इसका फॉसिल मिला, इस जानवर का, मुझको यहाँ पर इस वाले जानवर का फॉसिल मिला। लिख क्यों नहीं रहा, एक मिनट बेटा, यस, मुझको यहाँ पर इस वाले जानवर का मिला फॉसिल। इसको मैंने यहाँ पर ऐसा निकाला, इसको निकाल के मैंने इसकी कार्बन डेटिंग की, और उसके कार्बन डेटिंग से मुझको मालूम चला कि ये मान के चलो 10 मिलियन ईयर्स पुराना फॉसिल है। ठीक है, तो मुझको ये मालूम चला ना कि अर्थ में 10 मिलियन ईयर्स अगो ये जानवर रहता होगा। अरे यार, जो आज नहीं मिलता, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, पर 10 मिलियन ईयर अगो पहले रहता होगा। अरे ये रहता होगा तभी तो ये मरा है, और मरा है तभी तो ये गड़ा है, और गड़ा है तभी तो फॉसिल बना है, और फॉसिल बना है तभी तो आज मैं देख पा रहा हूँ। अरे यार, आया ना, 10 मिलियन ईयर पहले ये रहता होगा, पर आज नहीं रहता, है ना। और मैं खुदाई करूँगा, मुझको और नए नए फॉसिल मिलते रहेंगे, उससे मुझे मालूम चलता रहेगा कि अर्थ में इतने साल पहले, इतने साल पहले, इतने साल पहले, मतलब 65 मिलियन ईयर्स अगो, 50 मिलियन ईयर्स अगो, 100 मिलियन ईयर अगो अर्थ में कैसे कैसे प्रकार के जानवर रहते थे। अरे यस और नो, कैसे कैसे प्रकार के जानवर रहा करते थे जो आज नहीं मिलते। तो खुदाई के साथ साथ मुझे मालूम चल रहा है ना कि अर्थ में उस समय की बायोडाइवर्सिटी कैसी रहती होगी। और जब मैं उनकी स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मुझे इशारा कर रहे हैं कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ। तो बेटा हुआ कि नहीं हुआ है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस। अरे हुआ ना। और जो मैंने यहाँ पर कहा कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली को रिलेट्स विद द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अरे जितना मैं अर्थ के लेयर को स्टडी करते जाऊँगा उतना ही मुझे अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में पता चलता रहेगा ना यार। इस लेयर में मुझे कुछ मिला, इस लेयर पे कुछ ऑर्गेनिज्म मिले, नीचे गया तो उस लेयर में मुझे और अलग ऑर्गेनिज्म मिले, और नीचे गया तो मुझको वहाँ पर और अलग ऑर्गेनिज्म मिले। तो मुझको मालूम चल रहा है ना कि उस ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ कैसे है। अरे बेटा यस और नो, है ना। तो मुझे लगता है कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी क्या, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली को रिलेट्स विद द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अरे बेटा यस और नो। और आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर ऊपर एक लेयर बनाया, नीचे एक लेयर बनाया। ऊपर वालों का नाम लेता हूँ ए, और नीचे वालों का नाम लेता हूँ बी। ठीक है, ए और बी में से मुझको बताओ कि विच वुड बी द ओल्डेस्ट लेयर। अरे बोलो बी। अरे बी सबसे पुराना लेयर होगा ना यार, बी वुड बी द सबसे पुराना लेयर। ठीक है, मान के चलो ये जो बी है ये 1000 मिलियन ईयर्स अगो का है, और जो ए है ये है 10 मिलियन ईयर अगो का। ठीक है, जब मैं नीचे खोदते गया तो मुझको 50 मिलियन ईयर अगो में क्या दिखा, मुझको वहाँ पर मान के चलो दिखा डायनासोर का फॉसिल। किसका दिखा, डायनासोर का फॉसिल दिखा। ठीक है, जब मैं और नीचे गया 60 मिलियन ईयर अगो पर, तो मुझको वहाँ पर भी क्या मिला, मुझको वहाँ पर भी डायनासोर का फॉसिल मिला। जब मैं 100 पर गया मुझको वहाँ पर भी डायनासोर का फॉसिल मिला। जब मैं 150 पर गया मुझको वहाँ पर भी डायनासोर का फॉसिल मिला। और जब मैं 200 पर गया वहाँ पर मुझको डायनासोर का फॉसिल नहीं मिला। बेटा ये 100, 150, 200 क्या है, मिलियन ईयर्स अगो पुराना फॉसिल है, मिलियन ईयर्स अगो पुराना अर्थ क्रस्ट है ना। मुझको 200 पर नहीं मिला, 150 पर मिला, 100 पर मिला, 60 पर मिला, 50 पर मिला, क्या डायनासोर का फॉसिल मिला। अरे बेटा उसको क्या मिला, डायनासोर का फॉसिल मिला। तो मैं कह सकता हूँ क्या इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि डायनासोर अर्थ में 150 से लेकर 50 मिलियन ईयर अगो तक थे। अगर 150 के पहले होते तो मुझको फॉसिल मिलता, और 50 के बाद होते तो मेरे को फॉसिल मिलता। पर ना मेरे को 150 के पहले मिले और ना ही मेरे को 50 के बाद मिले। जो भी मुझको उनका फॉसिल मिला वो कहाँ मिला, 150 से लेकर 50 मिलियन अगो तक मिला। तो मुझको इससे ही मालूम चलता है कि अर्थ में कौन सा ऑर्गेनिज्म
कितने टाइम स्केल तक था, कब वो आया और कब वो एक्सटिंक्ट हुआ? अरे बेटा यस और नो। जैसे जैसे मैं ऊपर के लेयर से नीचे के लेयर की तरफ आते जाऊँगा, मुझको जो फॉसिल की मिलने की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम 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 होती जाएगी। लॉजिकल तो ये कहता ना कि मॉडिफिकेशन अगर हो रहा है तो सबसे ऊपर वाला एडवांस होगा और सबसे नीचे वाला बेसिक होगा। अरे ऐसा और वो। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से पैलेंटोलॉजी की स्टडी से हमें कॉमन एंसेस्ट्री का पता चलता है। और जब मुझे कॉमन एंसेस्ट्री का पता चलता है तो मैं कहता हूँ कि जी हाँ, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है। अरे बेटा ऐसा और नो, ठीक है। इस लेक्चर में हमने, लेक्चर ख़त्म नहीं हो रहा, पर अब तक हमने किया क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने किया क्या है। हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से कैसे पता चलता है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, इसको देखा है। फॉसिल कैसे बनता है, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनते हैं, उस सेडिमेंट्री रॉक की वजह से वहाँ पर इतने सारे वर्टिब्रेट, इतने सारे ऑर्गेनिज्म कैसे आते हैं, उनके स्टडी से हमें मालूम कैसे चलता है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, उसको हमने एक एक करके समझा है अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी ये सब करने के बाद हम एक टॉपिक और लेते हैं जिसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, हम पढ़ने जा रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स, तब तक आप पानी पी लो। यस गाइस, आ जाओ। वेरी गुड। आप शायद देख पाते रहोगे, मैंने यहाँ पर 2 इमेज बनाया है, ठीक है। और ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? ये कुछ नहीं बेटा, ये एक प्रकार का कैलेंडर है। ये क्या है? ये एक प्रकार का है कैलेंडर। कैलेंडर हमें याद नहीं करना होता, कैलेंडर हमें देखने आना चाहिए, है ना। और मैं इस लेक्चर में अभी आपको कैलेंडर देखते कैसे है उसको बताऊँगा, है ना। जो हमने अभी देखा कि 10,000 मिलियन ईयर्स अगो, 1000 मिलियन ईयर्स अगो, 10 मिलियन ईयर अगो, है ना। 10 मिलियन ईयर अगो मुझे अर्थ के फॉसिल में डाइवर्सिटी अलग दिखती है। 100 मिलियन ईयर अगो में मेरे को अर्थ के फॉसिल की डाइवर्सिटी अलग दिखती है। 1000 मिलियन में अलग दिखती है ना। तो मैं जैसे जैसे उसको और स्टडी करते रहता हूँ तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जाती है और डाइवर्सिटी के बारे में पता चलते रहता है और मुझे कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में मालूम चलते रहता है ना बेटा। तो इस कैलेंडर में क्या है? इस कैलेंडर में वही है, अर्थ में किस समय किस तरह की डाइवर्सिटी होती थी, उस डाइवर्सिटी में किस तरीके से मॉडिफिकेशन हुआ, उसके वजह से किस तरीके से नया स्पीशीज़ बना, कैसा नया क्लास बना, उसके बारे में इस पूरे के पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जानकारी रहती है, ठीक है। ये जो इतने सारे इवेंट्स हैं, एक लाइफ से इतने सारी लाइफ का बनना, एक लाइफ से इतने सारी लाइफ का बनना, इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी का बनना, है ना। ये एक बहुत पुराना और एक बहुत स्लो और बहुत पुराना प्रोसेस है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इतने बड़े प्रोसेस को साइंटिस्ट ने 1 2 3 4 5 6 एरास में डिवाइड किया है। कितने एरा में? 6 एरा, है ना। सारे के सारे प्रोसेस में हम एक एक एरा को समझ पाए, सेग्रीगेशन हो पाए, क्लासिफिकेशन हो पाए, इसके लिए साइंटिस्ट ने इसको 6 एरा में क्या किया है? सेग्रीगेट किया है। सबसे नीचे वाला एरा सबसे पुराना है और सबसे ऊपर वाला एरा सबसे नया है, ठीक है। सबसे नीचे वाला एरा सबसे पुराना है और सबसे ऊपर वाला एरा सबसे नया है, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले चलते हैं पुराने एरा में। पुराने एरा में क्या लिखा है? पुराने एरा में लिखा है एजोइक एरा। क्या लिखा है? अजोइक। जोइक मतलब क्या बेटा? जू मतलब क्या? जू मतलब एनिमल। एनिमल मतलब क्या? एनिमल मतलब लाइफ। और ये मतलब क्या? वहाँ पर लाइफ नहीं होती, नहीं रहती होंगी, है ना। ये कभी है, ये आप देख सकते हो 4,500 साल से लेकर के 3,500 साल है ना। और वहाँ पर लिखा है नो लाइफ। ये बहुत पुराना एरा है। देखो, जब हम सेडिमेंट बना रहे थे तो हम स्टार्टिंग में कोई लाइफ नहीं बनाए थे क्योंकि लाइफ थी ही नहीं ना यार। अरे यार ऐसा और वो, ठीक है। और ऊपर आते हैं, और ऊपर है वहाँ पर आर्कियोजोइक एरा, है ना। वहाँ पर भी हमें कोई भी फॉसिल नहीं मिलता, वहाँ पर हमें कोई भी फॉसिल नहीं मिलता। पर बेटा वहाँ पर हो गया है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अरे ऐसा और नो, यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर हो गया है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अरे यार दिखता है क्या? यस, ये क्या हो गया है वहाँ पर? सिंपल लाइफ फॉर्म लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गे, अर्पॉन। अरे हमने तो वायरस, एल्गे, बैक्टीरिया बहुत अच्छे से बनाया है ना। प्रोटोबायोन सेल है, प्रोटोबायोन लाइफ है नहीं, ई बायोन लाइफ है। हाँ, ई बायोन से वायरस बना, है ना, और ई बायोन से बैक्टीरिया बना। अरे यार आएगा, आगे बढ़ते हैं।
आगे है प्रोटोजोइक एरा, है ना। मैं यहाँ पर प्लांट की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ एनिमल की बात करूँगा, प्लांट आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्रोटोजोइक एरा में हमें क्या मिला, हमें मिला प्रिमिटिव फ्लैटवर्म्स, अरे फाइलम जो स्पॉन्जेस हैं, फाइलम पोरीफेरा, है ना, वो सारे मिलने गए, है ना। और ऊपर आया क्या, और ऊपर आया पेलियोजोइक एरा, है ना। यहाँ पर एक एम्स का सवाल है जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। एम्स में सवाल था, एम्स में सवाल था कि विच ऑफ द एरा इज नॉट प्री कैम्ब्रियन एरा। वापस से कहता हूँ, वहाँ पर सवाल था विच ऑफ द एरा इज नॉट प्री कैम्ब्रियन एरा। यहाँ पर देखना है कैम्ब्रियन, यहाँ पर देखना है कैम्ब्रियन। जब कोई एरा बहुत बड़ा होता है ना, तो साइंटिस्ट ने उस एरा को पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है। किस में डिवाइड कर दिया है, पीरियड्स में, है ना। यहाँ पर कैम्ब्रियन पीरियड आया है, और कैम्ब्रियन पीरियड के पहले वाले एरास को हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन एरास। क्या कहते हैं बेटा, प्री कैम्ब्रियन एरास। तो अर्जोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटोजोइक, दे आर व्हाट, दे आर प्री कैम्ब्रियन एरास, ठीक है। कैम्ब्रियन एरा में क्या हुआ, कैम्ब्रियन, आई एम सो सॉरी, कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ, वहाँ पर आया क्या, वहाँ पर जो इनवर्टिब्रेट फाइला आ रहे थे उनमें हुआ डाइवर्सिफिकेशन, उनमें होने लगा क्या, मॉडिफिकेशन, ठीक है। और ऊपर आते हैं, और ऊपर है ऑर्बिडिशियन एरा। वहाँ पर क्या हुआ, अबंडेंस ऑफ डाइवर्सिफाइड इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स का नंबर बढ़ने लगा, और पहली बार क्या आने लगा, पहली बार आने लगा वर्टिब्रेट्स, जैसे कि क्या, जैसे कि जॉलेस फिश, है ना। पहली बार जॉलेस फिश आने लगी। और ऊपर आते हैं, और ऊपर आया है सिलोरियन एरा। सिलोरियन एरा में पहली बार फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल आने लगे बेटा, है ना। तुम चिंता मत करो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बताओ, मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि पहले कुछ नहीं था और धीरे धीरे करके किस तरीके से चीज़ें आती जा रही है। क्या आने लगा, पहली बार यहाँ पर आने लगा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल। और ऊपर आते हैं, और ऊपर आने लगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फिशेस। फिश में होने लगा क्या, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब यही है बेटा, उनमें होने लगा मॉडिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आप देख पाते रहेंगे वहाँ पर होने लगा क्या, एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियन। एम्फीबियन में होने लगा एवोल्यूशन, है ना, एवोल्यूशन ऑफ एम्फीबियन। जब एम्फीबियन में एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, तो और ऊपर आओ, तो उसी एम्फीबियन से आने लगा क्या बेटा, उसी एम्फीबियन से आने लगा रेप्टाइल। देख रहे हो, पहले सिर्फ क्या था, पहले सिर्फ था इनवर्टिब्रेट, पहले सिर्फ क्या था, पहले सिर्फ इनवर्टिब्रेट था। उन इनवर्टिब्रेट में होने लगा डाइवर्सिफिकेशन। तो पहले बार आने लगा वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में आने लगा जॉलेस फिश, उसके बाद आने लगा एम्फीबियन। एम्फीबियन में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ, उनका बहुत ज़्यादा अबेंडेंस हो गया, और उस अबेंडेंस के बाद उनमें मॉडिफिकेशन के बाद आने लगा क्या, आने लगा रेप्टाइल। अरे देख पा रहे हो, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बन गया पर्मियन एरा में। पर्मियन एरा में क्या हुआ, राइज ऑफ मॉडर्न इंसेक्ट्स। अरे मेरे लाल मेरे पीले, मॉडर्न इंसेक्ट समझता है ना, है ना, जैसे जिसके अंदर अपेंडिसेस होते हैं, जिसका सेल जिसकी बॉडी कैटिन से बनती है, ये सब क्या है, ये सब मॉडर्न इंसेक्ट है ना। और आने लगा क्या, आने लगा अपीयरेंस ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल, है ना बेटा। अब तक मैमल नहीं आया है, मैमल नहीं आया है, आया क्या है, मैमल लाइक रेप्टाइल। और मैमल लाइक रेप्टाइल का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पिलियोसॉरस। दिखता है क्या, ये बहुत छुपा के लिखा है, किसी ने आ गया ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इस मैमल लाइक रेप्टाइल, तो फंस जाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। और समय का चक्का घूमा, एक समय पर जब एम्फीबियन राज करते थे, अब उनका डिक्लाइन हो गया, क्योंकि क्या आने लगा, क्योंकि आने लगा मॉडर्न इंसेक्ट, आने लगा रेप्टाइल, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें पेलियोजोइक एरा में हुई। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है मीसोजोइक एरा, है ना। उसके पहले पीरियड का नाम है, उसके पहले पीरियड का नाम है ट्राइसिक। आने लगा क्या, आने लगा पहली बार डायनासोर। दिखता है क्या, डायनासोर आने लगा ट्राइसिक में, है ना। जो प्रिमिटिव एम्फीबियन थे उनका होने लगा एक्सटिंक्शन। उनका क्या होने लगा बेटा, उनका होने लगा एक्सटिंक्शन, है ना। रेप्टाइल में होने लगा एवोल्यूशन। और राइज ऑफ ओविपरस मैमल, राइज ऑफ क्या बेटा, राइज ऑफ ओविपरस मैमल। मैमल के तीन प्रकार होता है बेटा, क्रोथेरियन, यूथेरियन, मेटाथेरियन। क्या बोला, क्रोथेरियन, यूथेरियन एंड मेटाथेरियन। यहाँ पर मैमल आने लगे जो कि कैसे हैं, ओविपरस है, जो कि अंडा देते हैं, ठीक है। आ गया फिर उसके बाद जोरासिक एरा। क्या आ गया, जोरासिक एरा। आपने मूवी देखी होगी जोरासिक पीरियड, है ना, जोरासिक पार्क, वो जोरासिक पीरियड के ऊपर ही बनाया गया है। और दैट वाज व्हाट, दैट वाज एज ऑफ रेप्टाइल्स। डायनासोर दुनिया पर राज करते थे, है ना, जोरासिक एरा में। अपीयरेंस ऑफ टोटेड बर्ड्स, है ना,
बर्ड्स का यहाँ पर अपीयरेंस होने लगा। बर्ड्स यानी कि क्या बेटा, बर्ड यानी कि एम्फीबियन, बर्ड यानी कि अरे एम्फोफोनी, बर्ड यानी कि एम्स, बर्ड यानी कि एम्स, ठीक है। और यहाँ पर होने लगा क्या, राइज ऑफ मार्सोपियल। मार्सोपियल क्या होता है, मार्सोपियल वो होते हैं जो फाउस्ड मैमल हैं, जिनके बॉडी पर फाउस्ट होता है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, जो आज पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, है ना। उसके बाद आया क्रिटिसेरा। क्रिटिसेरा में डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया, है ना। और पहले बार यहाँ पर आने लगे क्या, पहले बार आने लगे यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल। कौन आने लगा, प्लेसेंटल मैमल। और यहाँ पर पहले बार आने लगे मॉडर्न बर्ड्स। कौन आने लगा, मॉडर्न बर्ड्स। मॉडर्न बर्ड्स और बर्ड में फ़र्क क्या है, यहाँ पर देखो एक बर्ड था ना, टू-टेड बर्ड, जिसका नाम है आर्क्योप्टेरिक्स। मॉडर्न बर्ड्स पर बेटा उनके बीक में टीथ नहीं होती, उनके हड्डी हॉलो होता है ना। ये मॉडर्न बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक है। इसी आर्क्योप्टेरिक्स में धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ, और उस मॉडिफिकेशन से मॉडर्न बर्ड्स का डिसेंट हुआ। तुमको ये फील आ रहा है क्या, पहले देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, अब यहाँ पर कितना कुछ आ गया है। कितना कुछ आने के साथ साथ मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या हम आए हैं क्या वहाँ पर, आप और मैं से मतलब है कि हम ह्यूमन्स आए हैं, मैन आए हैं। अब तक मैन नहीं आया बेटा, मैन बहुत शाना है। मैन धीरे धीरे करके सबको भेज रहा है, पहले तू जा, पहले तू जा, पहले तू जा। जब तक मैन को ये ना मालूम चल जाए कि माँ कसम अब दुनिया में एक भी डायनासोर नहीं बचा है, उसके बाद मैन कदम रखेगा, है ना। सबको भेजा है धीरे धीरे, ठीक है। सीरोजोइक एरा की शुरुआत हुई, है ना। प्लियोसीन एपोक। अच्छा, एपोक क्या होता है बेटा, एपोक कुछ नहीं होता। पीरियड में जब बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, उसको और अच्छे तरीके से क्लासीफाई करने के लिए एपोक को हम बुलाते हैं, ठीक है। प्लियोसीन एपोक में क्या हुआ, पहली बार प्राइमेट्स आने लगे। कौन आने लगा, प्राइमेट्स, और आने लगे प्लेसेंटल मैमल, ठीक है। और ऊपर आओगे तो दिखेगा तुमको वहाँ पर आने लगे उन प्लेसेंटल मैमल में होने लगा डाइवर्सिफिकेशन, उनमें होने लगा क्या, उनमें होने लगा मॉडिफिकेशन। उसके बाद उसका और ऊपर आओगे तो एक्सटिंक्शन ऑफ आर्किक मैमल्स यानी कि क्या, जो पुराने मैमल्स थे, प्रिमिटिव मैमल्स थे। एंड अपीयरेंस ऑफ व्हाट, अपीयरेंस ऑफ एप्स एंड मंकीज, है ना। एप्स, मंकीज, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, ये सब आने लगे, ठीक है। और उसके बाद मियोसीन एरा में फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट मैन लाइक एप, है ना। मैन लाइक एप आने लगा बेटा, मैन लाइक एप। और ऊपर आओगे तो यहाँ पर प्लियोसीन एरा में एमरजेंस और ओरिजिन ऑफ मैन हो गया बेटा, है ना। मैन देखो कितना लेट आया है, ये आपको याद रखना है कि प्लियोसीन एरा में मैन का ओरिजिन, आई एम सो सॉरी गाइस, मैन का ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और ऊपर आओगे तो वहाँ पर ग्रेट मैमल, जो बड़े बड़े मैमल्स थे, मैमल्स थे, उनका एक्सटिंक्शन होने लगा, है ना। और प्रिमिटिव मैन अपीयरेंस होने लगा। और अब चल रहा है क्या, अब चल रहा है, सो सॉरी गाइस, अब चल रहा है होलोसीन, और होलोसीन में है एज ऑफ मैमल। कैसे हो, पानी पीते रहो यार, गर्मी इतनी है पर ठीक हो रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बे, ठीक है। हाँ, इतने मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। अभी है एज ऑफ मैमल। इस धरती पर कौन राज कर रहा है, इस धरती पर राज कर रहा है मैमल। अपने फूड चेन में, अपने इकोलॉजी में सबसे टॉप पर मैमल बैठा है, चाहे वो वेल है, चाहे वो मैन है, चाहे वो कार्निवोर लायन है, सारे के सारे मैमल है, ठीक है। तो इसमें याद क्या करना है, इसमें तो आपको बेटा याद करना है कि कौन कब आया, इसका गोल्डन एज कब था। गोल्डन एज का मतलब कौन कब अबंडेंस था, कौन कब एक्सटेंड हो गया, इतना याद आप याद करो, ठीक है। आपको इतना सफिशिएंट हो जाएगा फॉर बोर्ड्स एंड नीट्स। नीट के पहले ऐसा आता था, अब तो एनसीईआरटी में ये नहीं है, स्टेट टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया। हाँ बेटा, पॉलिनोमियल एविडेंस हमें दिखाता है, हमें समझाता है कि कॉमन एंसेस्ट्री हुई है। कॉमन एंसेस्ट्री इज इंडिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन,
कैसे फॉसिल बनते हैं, फॉसिल क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, गहरे गहरे जो समंदर थे, बड़े बड़े चट्टान कैसे बने, बड़े बड़े चट्टान जो है गहरे गहरे समंदर कैसे बने, इसको हमने यहाँ पर देखा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से हमने देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक करके यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ है। पहले कुछ नहीं था, आज यहाँ पर क्या है, आज यहाँ पर पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। कुछ भी आपके डाउट्स रहेंगे, ज़रा सा अगर फ्लक्चुएशन हुआ रहेगा, छींक भी आ रही है, अब देखते रहेंगे। गर्मी भयंकर है और छींक आ रही है, एकदम ऑर्थोडॉक्स चल रहा है। कुछ भी अगर डाउट्स रहा, मिस रहा, तो आप कमेंट करके पूछिए और मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एविडेंस की तरफ बढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आप प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करिए। अगर आपको कुछ फीडबैक्स है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स तक ये पहुँचना चाहिए तो आप इसको जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करिए। ठीक है, एंड मुझे करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मेरी बात याद रखना कि ये ठंडी किताबों के साथ और आने वाली ठंडी पहाड़ों के साथ। ठीक है, मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिए, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइस।